बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एमबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, वो जजेस जिन्होंने अपनी करप्शन को छुपाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तीफा दिया, वो जजेस जिन्होंने अपने माजी के काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फरार का रास्ता अख्तियार किया, उन जजेस को तो रगड़ा लगेगा ही लगेगा। लेकिन वो जजेस भी रगड़े में आने जा रहे हैं या उन जजेस का भी एहतसाब होने जा रहा है जिनका कंडक्ट, जिनके करप्शन या जिनके गैर इखलाकी मामलात या फिर करप्शन के हवाले से जो मामलात या उनके कंडक्ट के हवाले से मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आए, लेकिन आइन के आर्टिकल 209 का सहारा लेकर उनको बचाया जाता रहा, अब उनकी भी खैर नहीं है। इस पर भी नाज़रीन हम बात करेंगे और हम बात करेंगे वो जजेस कि जिनको सीनियरिटी को पसे पुश्त डालते हुए, यानी यूं समझ लें कि सीनियरिटी लिस्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए और मोस्ट जूनियर जजेस को एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब वो जो जजेस है, उन जजेस का मामला क्या है और उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ा कुछ होने जा रहा है, और उसके बाद इन जूनियर जजेस की एलिवेशन के मामले पर जो नाइंसाफी हुई और जिनके साथ नाइंसाफी हुई, अब क्या उनको भी इंसाफ मिलने जा रहा है? नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको बताता चलूं कि पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलता है या नहीं मिलता। बल्ला पीटीआई के आगे है और पीटीआई बल्ले के पीछे है, और कभी पीटीआई अगर बल्ले को पकड़ भी लेती है तो बल्ले में इतनी वो चिकना हो चुका है कि वो बल्ला इनके हाथों से फिसल जाता है। नाज़रीन, बहुत हैरत की बात है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के हवाले से समाअत चल रही थी तो वहां कुछ सवालात सामने आए, बहुत अहम नौयत के सवालात थे, लेकिन बदकिस्मती ये पीटीआई की है कि पीटीआई को इतना नुकसान रियासत ने नहीं पहुंचाया या मुक्तदरा ने नहीं पहुंचाया जितना नुकसान पीटीआई को उनकी अपनी ही लीगल टीम ने पहुंचाया है। यानी आज समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन पीटीआई की लीगल टीम हम तो तैयार ही नहीं है। ये सवाल हमें तो पता ही नहीं है, ये मामला थोड़ा सा टाइम दे दें। टाइम दे दिया, अब थोड़ा सा और टाइम दे दे, हो गया, अब सर कल पे रख ले। लेकिन पीटीआई के वकला को ये अंदाजा नहीं था कि नॉमिनेशन पेपर्स के साथ जो अपना पार्टी का टिकट जमा होता है, वो एक कल का दिन आखिरी दिन है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक दिन एक्सटेंड कर दे तो ठीक है, बस सूरत दीगर अगर सुप्रीम कोर्ट कल ऐसा फैसला सुना भी देता है कि जी ठीक है, पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान दे दिया जाए, आप जाके पार्टी टिकट जमा भी करवाते हैं, तो फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले का या ऑर्डर की कॉपी कहां होगी? फिर आरओज के पास बहाने होंगे और आपके पास भागने के, छुपने के बहाने होंगे। तो इस वक्त आपके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड का बहाना है, बहानों पे बहाने, बहानों पे बहाने। इस वक्त नाज़रीन, मैं पीटीआई को उस बच्चे की तरह देख रहा हूं कि कल तक जो लाडला था, लेकिन अब एक उसका छोटा भाई पैदा हुआ है तो सारा प्यार उसने अपनी तरफ खींच लिया है, और अब ये बच्चा लाडला नहीं रहा, इसलिए वो बदतरीन बौखलाहट का शिकार है। तो पीटीआई के वकला को भी मैं उस बौखलाहट में देखता हूं कि कल तक तो उमर अता बंदियाल, साकिब निसार, जस्टिस गुलजार, ये सब इनके केस लड़ा करते थे, लेकिन अब इनके केस कौन लड़ेगा? अब जस्टिस खोसा कहां से आएगा? जस्टिस अजमत कहां से आएगा? अब ये जजेस कहां से आएंगे? जस्टिस मज़ाहिर, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के इनके केस लड़े, जज के मनसब पर बैठकर वकालत का काम अंजाम दे। अब जाहिर है कि फंस चुकी है पीटीआई। तो पीटीआई के अलावा हैरत की बात तो ये भी है कि आज इलेक्शन कमीशन में खुद इलेक्शन कमीशन से भी ये सवाल पूछे गए कि जब इनकी पीटीआई की हुकूमत थी तब तो आपने पीटीआई पर इतना दबाव नहीं डाला था कि ये इलेक्शन करवा ले, और फिर कोरोना का बहाना बना के इन्होंने आपसे 1 साल की मोहलत मांगी, आपने फराख दिली से 1.5 साल की मोहलत दे दी, और आज आपका रवैया पीटीआई के साथ कुछ इंतहाई जारहाना है। और क्या ये सच है? ऐसा महसूस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन महसूस किया होगा, वो जजेस हैं, वो लोगों के चेहरे देखकर भांप लेते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। नाज़रीन, ये वही इलेक्शन कमीशन है,
कल जब लाहौर हाई कोर्ट ने आरोज के हवाले से फैसला दिया था तो ये इलेक्शन कमीशन अपने बोरे बिस्तर बांधकर घर जाने लगी थी कि पता चल गया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर से बुलवा लिया कि इथे आओ जी, आओ बैठो हमारे पास। काले तो नहीं सोना वे हाल तो के कच्चो घुमाया चाह, यही हुआ ना कि फिर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कच्चा घुमाया गया कि चल तुझे कच्चा दिखाए कि कच्चा कहते किसको है, कहां जा रहे थे। उन्होंने कहा कि वो ये है, वो यूं है, वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, अब आरोज का ये मामला है, अब जुडिशरी को खत लिखेंगे। यानी 2 महीने 3 महीने वो लेना चाह रहे थे, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि यहां अपील दायर करो, हम आज ही इस केस को सुनेंगे। फिर रात को सुप्रीम कोर्ट खुला, लेकिन अब जब पीटीआई से बल्ला छीनने की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं, और फिर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के महंगे तरीन वकील हामिद अली खान की खिदमत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम जी। अब पीटीआई वाले परेशान है कि हम क्या करें। एक तरफ तो पेशावर हाई कोर्ट में फैसला केस चल रहा है तौहीन अदालत का, उसको फिलहाल तो खैर रोक दिया गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का मामला एक तरफ हो। अब ये चीज कहां क्या 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 जाहिर करती है, किस तरह की चीजें आती हैं। अकबर इस बाबर जैसे लोग भी जाके खड़े हो जाते हैं। जाहिर है कि कमजोर पे हर किसी की लाठी चलती है। पीटीआई कमजोर हो चुकी है, और ये पीटीआई के अपने करतूतों की वजह से, गंदे करतूतों की वजह से, गंदी हरकतों की वजह से, गंदे किरदार की वजह से, गंदी जबान की वजह से, यही वजह है कि पीटीआई का किरदार इस हद तक मज़े का खेज हो गया कि कितने स्कैंडल्स नहीं आए। ये तो बर्गरों की पार्टी है कि जिनके लिए इज्जत और बेइज्जती, कपड़े पहनना और उतारना कोई अहमियत नहीं रखता। अगर ये और कोई पार्टी होती तो फिर मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो जाता, सिवाय साबिक गवर्नर जुबैर अहमद के जिनसी स्कैंडल के, जो होटल में एक खातून एंकर पर्सन के साथ जब वो उनकी वीडियो लीक हुई थी। तो बहरहाल आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से पूछा गया कि जी जो चीफ इलेक्शन के, जो आपको जो मरकजी इलेक्शन कमीशन होगा उसके मेंबरान, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मेंबरान की तादाद तो 7 होनी चाहिए, यहां तो 1 है। जवाब कुछ नहीं। फिर ये पूछा गया कि आपने नॉमिनेशन पेपर्स कितने छपवाए, किसको दिए, कितने दिए। जब उनसे पूछा कि आपके मेंबर, हमारे मेंबर तो 8,40,000 60,000 जो भी हैं इतने हैं। नॉमिनेशन पेपर किसी के पास कोई है, कोई नमूना, कोई ऐसी चीज पता चले कि आप लोगों ने नॉमिनेशन पेपर इस तरह छपवाया था? नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? पोलिंग कहाँ हुई जी? वो चमकनी में हुई थी, पेशावर के आगे एक गांव है वहां पर। चमकनी में क्यों हुई जी? या वहां में सिक्योरिटी का मसला था, पेशावर शहर में करते सिक्योरिटी होती। तो आपके 7-8 लाख आपके वोटर्स हैं, और वो चमकनी कैसे पहुंचेंगे? और फिर जब उनसे पूछा गया कि सूबाई इलेक्शन कमीशन कहाँ है आपका, उनके नोटिफिकेशन दिखाएं, उनके नाम दिखाएं, नहीं है। फिर कागजात नामजदगी कितने जमा हुए थे, डिटेल्स बताएं, नहीं है। कागजात नामजदगी तकसीम भी हुए थे, पता नहीं है। फिर पूछा गया कि जी आपके जो मरकजी ऑफिस है वो कहां पर है? उन्होंने कहा जी एट इस्लामाबाद में। तो फिर आपने एक पिटीशन इस्लामाबाद में अपना लाहौर में दायर की, दूसरी आपने पेशावर में दायर की, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं की, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। इलेक्शन कमीशन का मरकजी ऑफिस यहाँ पर है, आप पेशावर पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, लाहौर की हाई कोर्ट में आपकी 2 पिटीशनें अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं, वहां पड़ी हुई है। आज आपके वकील सलमान सफदर ने वहां से तारीखें ली हैं। ये क्या है? पता नहीं। अच्छा जी, वोट कितने कास्ट हुए? पता नहीं है। कितने उम्मीदवार थे? पता नहीं है। हम कल जवाब देंगे, थोड़ी देर के बाद जवाब देंगे। नाज़रीन, ये वकला अब कल जवाब देंगे। यहाँ तक इनका फर्ज बनता था कि ये तैयारी कर लेनी चाहिए थी इनको, और इतने केस लड़े लाहौर में, पेशावर में, कि इनको पता होनी चाहिए था कि हमारा केस क्या है। इतने दिनों से इलेक्शन कमीशन में केस लड़ रहे थे। मैंने कहा ना कि पीटीआई को जितना पीटीआई की अपनी लीगल टीम ने धोया है, इतना किसी ने नहीं धोया होगा। क्या है? सिर्फ ये फीसें छप्पड़ में जो मिलती हैं डोनेशन से, बस कमाल है। यानी आपको एक ऐसा क्लाइंट मिल गया है जिससे आप धड़ाधड़ पैसे भी ले रहे हैं
और उस क्लाइंट की पार्टी को भी आपने जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है। आपने उस क्लाइंट की पार्टी के ओहदों को भी आपने छीन लिया है। उस क्लाइंट की पार्टी के टिकट्स आपकी मर्जी के मुताबिक बिक रहे हैं। तो क्या कहें? अब कल पीटीआई के जो वकला हैं जी वो शायद ही जवाब दे दें। अब नाज़रीन हम बात करते हैं उसके हवाले से, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर जजेस के हवाले से। नाज़रीन जूनियर जजेस को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया था, जूनियर जजेस की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के मामले पर जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के और जो इजलास हुए थे जो कमेटी के, उसमें यानी जस्टिस काजी फायज ईसा के संजीदा किस्म के एतराजात मौजूद हैं। फिर एक दरख्वास्त मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ की, जस्टिस वकार सेठ जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी थी, जिन्होंने कहा था कि अगर ये बाहर कहीं मर भी जाए इसकी लाश को लाकर भी डी चौक पे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। उसी सेठ वकार जिसके बीआरटी पिशावर, यानी ऐसे कई केसेस हैं। मोस्ट सीनियर जज, जब ऐसे इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के भी एक जज थे, उनको भी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग आ जाती है ना जी। मसला ये है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है। जाहिर है कि अपनों को नवाजना है। सिंध का भी जज लेना है तो वो सिंध ही नहीं होना चाहिए, बलूचिस्तान का भी जज लेना है तो वो बलोच नहीं होना चाहिए। फिर क्या सारे पंजाब से ले लो? हमने मना नहीं किया है, हमारे साथ हो रहा है, 70 साल से हो रहा है, हम सह रहे हैं, अभी ताकत है थोड़ी सी हमें, सह लेंगे, आप पेट भर लो। अफसोस होता है, कोई तो जगह छोड़ दे, कोई तो जगह छोड़े छोटे सूबों के लिए भी। बहरहाल उसके बाद 20 मार्च 2022 को जस्टिस वकार सेठ ने उस वक्त के जस्टिस उमर अता बंदियाल को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी कि ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है। मेरिट और सीनियरिटी लिस्ट को पसे पुष्ट डालते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा रहा है और ये गलत बात है। ये सीनियरिटी के असूलों की, कवानीन की और आइन की खिलाफ वर्जी है और ये गलत है। उन्होंने कहा है कि अब मैं पिशावर हाई कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज हूं और अब आपने मुझसे जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर लिया है। अब अगर आप मुझे एलिवेट करते भी हैं तो मैं तो उन जूनियर से भी जूनियर हो जाऊंगा ना, तो फिर मेरी सीनियरिटी कहां गई? सुप्रीम कोर्ट में जब आऊंगा तो मैं उन जूनियर्स का भी जूनियर हो जाऊंगा, और वो जूनियर जो सिर्फ सर हिलाते हैं जी जी जी। तो मतलब उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी अगर ये मेरी दरख्वास्त को नहीं सुना गया तो फिर मैं 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर करूंगा, और उन्होंने 14 दिनों का टाइम दिया था। लेकिन उमर अता बंदियाल की किस्मत अच्छी थी कि वकार सेठ का कोरोना में इंतकाल हुआ या फिर कोरोना में उनको इंतकाल करवाया गया। मेरा तो शक पहले दिन से है और इस पर मैं पूरा प्रोग्राम कर चुका हूं सेठ वकार के हवाले से। जाहिर जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने वाला जज जिंदा कैसे हो सकता है? ये इस्टेब्लिशमेंट का मुल्क है भाई। बहरहाल नाज़रीन, ये तो हुआ जूनियर जजेस का। अब जरा आए वो जजेस के जो रिटायर हो चुके हैं। नाज़रीन, आज जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हुआ और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बहुत सारे मामले आए। उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से दरियाफ्त किया कि ये जो रिटायर्ड जजेस हैं या जो मुस्ताफी होकर भाग जाते हैं, इनके खिलाफ हम क्या करें? क्या 209 के अलावा कुछ नहीं है? तो उन्होंने कहा कि सर जी, हम आफिया शेरबानो केस में जो है वो जा रहे हैं अपील दाखिल करने, और ये जो आफिया शेरबानो केस था वो था जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ, उसके कंडक्ट के खिलाफ, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इस पर कंप्लेंट भी की थी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ने 209 का सहारा लेकर उसकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। फिर उमर अता बंदियाल के पास उसकी दरख्वास्त आई और उमर अता बंदियाल ने उसकी दरख्वास्त की चैम्बर में समाअत की। गुज़िश्ता रोज आप याद होगा कि एक नामवर वकील ने कहा कि सर जी कुछ इश्यूज है, मैं आपसे चैम्बर में मिलना चाहता हूं। तो जिस पर काजी फायज ने कहा कि मैं चैम्बर में किसी नहीं मिलता, जो बोलना है यही बोले। तो इन चैम्बर अपील में भी
वो रख के बैठ गए, फिर आज मेरी समाअत है, फिर आज ये है, उसके बाद फिर उसको खारिज कर दिया। अब ये है कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत शेरबानो केस में अपील दाखिल करने जा रही है। 184(3) का जो मामला था उस वक्त, अब तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत अब ये अपील दाखिल होने जा रही है और वो मामला भी रिव्यू में आने वाला है। वकार सेठ की जो दरख्वास्त है, ये भी जो है वो उसका भी जायजा लिए जाने की मामला शुरू हो चुके हैं। यानी अब सफाई होगी तो रज की होगी और फिर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और सिर्फ वही रहेंगे जो एक हरी किताब को जानते हैं, ग्रीन कलर की बुक को जानते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973। अगर कोई इस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझता तो आई थिंक कि उनको घर बैठ जाना चाहिए। अब एलिवेट तो हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तजुर्बा कहां से लाएंगे? जब तजुर्बा नहीं होगा तो अकल कहां से लाएंगे? तो खैर नाज़रीन, ये है सूरत हाल। अब जिस तरह मैंने कहा कि बड़े तो बड़े, छोटे मियाँ भी जा रहे हैं, और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ भी जा रहे हैं। सब भी रगड़ा लग रहा है और रंधा फिर रहा है, और ऐसा रंधा फिरेगा कि जिसका एस्टेब्लिशमेंट भी अंदिया दे चुकी है कि जी कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है। अब जिसको अपनी खाल बचानी है वो खुद बचाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।